नमस्कार। बोर्ड एग्जाम्स में 100 ऑब्जेक्टिव सवालों का पहाड़ देखकर घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है। इतने सारे तथ्य, रचनाएं, लेखक, कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे ये कोई भूल भुलैया हो। लेकिन क्या हो अगर हम रटने के बजाय इनमें एक शानदार पैटर्न खोज लें। आज के इस खास विश्लेषण में हम BSEB कक्षा 10वीं के हिंदी सिलेबस, खासकर गोधुली और वर्णिका भाग 2 को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा स्मार्ट सिलेबस डिकोडर है जो सारे कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में फिट कर देगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस सफर का हमारा रोडमैप बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले प्रमुख रचनाकार और कृतियां, फिर वर्णिका की विविध भारतीय भाषाएं, उसके बाद प्रमुख साहित्यिक विधाएं, फिर हम देखेंगे कविता के महत्वपूर्ण संदेश और आखिर में बात करेंगे परीक्षा में सफलता की अचूक रणनीति की। जानकारी को ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ने से पैटर्न पहचानने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, प्रमुख रचनाकार और कृतियां। अब देखिए, गोधुली के गद्य खंड में ठीक 12 अध्याय हैं और ये सभी हिंदी साहित्य के दिग्गजों ने लिखे हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ इसी बात पर टिका होता है कि कौन सी रचना किसने लिखी और उसका मुख्य विषय क्या है। यहीं पर एक बहुत ही मजेदार ट्रिक काम आती है, लेखकों को उनके मुख्य विषयों से जोड़ना। उदाहरण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लीजिए। ये सीधे तौर पर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट करती है। वहीं मैक्स मूलर का पाठ भारत से हम क्या सीखें स्पष्ट रूप से भारत की महानता का बखान करता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मशहूर निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मानव की आदिम प्रवृत्ति का एक बेहतरीन प्रतीक है। बस लेखक, रचना और उसके मूल विचार को इस तरह एक साथ लिंक कर लें और देखिएगा परीक्षा में कितने सारे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। चलिए इस पैटर्न को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और बेहद खास जोड़ियां हैं जिन्हें बस दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे ही अमरकांत जी का नाम आए तो बहादुर कहानी तुरंत याद आनी चाहिए। अगेय जी का सीधा कनेक्शन मछली कहानी से है। यतीन्द्र मिश्र का संबंध नौबत खाने में इबादत से है और गुणाकार मूले जी ने नागरी लिपि लिखी है। इस तरह जानकारी को एक साथ मैप करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? दिमागी उलझन बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम यहाँ कुछ रट नहीं रहे हैं, बस डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, वर्णिका विविध भारतीय भाषाएं। गद्य खंड के बाद अब बारी है सिलेबस के दूसरे हिस्से यानी वर्णिका भाग 2 की। वर्णिका की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है। इसमें पूरे भारत की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं की शानदार कहानियां शामिल हैं। ये जो भौगोलिक विविधता है ना, यही असली मैजिक है। जरा ध्यान दें, दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है जिसका सीधा कनेक्शन कर्नाटक से है। इसी तरह ढहते विश्वास उड़िया भाषा से है और माँ कहानी का गहरा संबंध गुजराती भाषा से है। भाषाओं को उनकी कहानियों से जोड़कर देखने से एक ऐसा सटीक पैटर्न बनता है जिसे एग्जाम में बार बार टेस्ट किया जाता है। और इसी भाषाई मानचित्र को पूरा करने के लिए हमारी बाकी 2 कहानियां भी बेहद अहम हैं। नगर कहानी तमिल भाषा से ली गई है, जबकि धरती कब तक घूमेगी सीधे राजस्थानी परिवेश और भाषा से जुड़ी है। इस छोटे से भाषाई मैप ने पता है क्या किया है? वर्णिका से बनने वाले दर्जनों संभावित ऑब्जेक्टिव सवालों को समेटकर एक ही जगह रख दिया है। अगर ये पैटर्न क्लियर है तो वर्णिका का एक भी सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। बिल्कुल पक्की बात है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड की तरफ, प्रमुख साहित्यिक विधाएं। अभी तक तो बात हुई कि किसने क्या लिखा और किस भाषा में लिखा, लेकिन एग्जाम का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है रचना की विधा यानी उसका प्रकार। देखिए, हर पाठ सिर्फ एक कहानी नहीं होता। साहित्य में उसकी अपनी एक खास बनावट होती है। डॉक्टर अंबेडकर का श्रम विभाजन दरअसल एक वैचारिक निबंध है। वहीं मैक्स मूलर का भारत से हम क्या सीखें ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक भाषण है। और अगर हम रघुवीर सहाय के आविन्यों की बात करें तो वो पूरी तरह से एक यात्रा वृत्तांत है। इन अलग अलग विधाओं को सही सही पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पाठ की असली आत्मा समझ में आती है। अब विधाओं की बात चली रही है तो इसे खास परिभाषा पर गौर करना तो बनता है। ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं सिर्फ एक आम निबंध नहीं है, बल्कि ये एक ललित निबंध है। ये विधा अपने आप में एक अलग ही सुंदरता समेटे हुए है। सोचिए, लेखक ने इस खास शैली को क्यों चुना?
ताकि वे नाखून जैसे एक बहुत ही साधारण से विषय के जरिए इंसानों की बहुत ही गहरी आदिम प्रवृत्तियों को दिखा सके। परीक्षा के नजरिए से ये कॉन्सेप्ट एकदम सुपर इम्पॉर्टेंट है। अब हम पहुंच गए हैं खंड 4 पर, कविता के महत्वपूर्ण संदेश। गद्य की दुनिया से निकलकर अब हम एंट्री लेते हैं काव्य खंड यानी कविताओं की दुनिया में। गोधूली के इस हिस्से में भी 12 अध्याय हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नाम रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें बहुत ही गहरे भावनात्मक और सामाजिक विषयों में उतरना होगा। चलिए प्रमुख कविताओं को उनके बड़े विषयों के साथ रखकर देखते हैं। अज्ञेय जी की कविता हिरोशिमा सीधे तौर पर परमाणु बम की त्रासदी और युद्ध के खौफनाक विनाश की बात करती है। कुंवर नारायण की एक वृक्ष की हत्या प्रकृति और पर्यावरण को लेकर आज की हमारी सबसे बड़ी चिंताओं को सामने रखती है। और प्रेमघन की स्वदेशी कविता देशी वस्तुओं के प्रति गहरे प्रेम का भाव जगाती है। इन कविताओं के विषय सीधे हमारी असली दुनिया की मुश्किलों से जुड़े हैं। इस बेहद खूबसूरत पंक्ति को देखिए, राम बिनु बिरथे जगी जन्म माँ। गुरु नानक देव जी की इस रचना से एग्जाम में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि इसमें किस तरह की भक्ति का भाव है। इसका जवाब एकदम साफ है, ये राम की भक्ति यानी बिल्कुल शुद्ध ईश्वर भक्ति को दर्शाती है। कविताओं की ऐसी चुनिंदा पंक्तियों को अगर उनके भाव से जोड़कर याद रखा जाए तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह घनानंद जी की इस बेहद मशहूर पंक्ति पर गौर करते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ये लाइन उनके काव्य के सबसे प्रमुख भाव यानी प्रेम को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। घनानंद की कविताओं में श्रृंगार रस को सबसे प्रमुख माना गया है। जैसे ही हम इन पंक्तियों को उनके असली भाव से जोड़ते हैं तो उनके पीछे छिपे इमोशंस एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। काव्यखंड के इस आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि कविताएं असल में समाज का आईना कैसे होती हैं। वीरेन डंगवाल की हमारी नींद एक गहरी सामाजिक चेतना की बात करती है। अनामिका जी की अक्षर ज्ञान, साक्षरता और शिक्षा हासिल करने के कड़े संघर्ष को दिखाती है। और रामधारी सिंह दिनकर की जनतंत्र का जन्म भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का एक बहुत ही ऊर्जा से भरा जश्न है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के